मोहतरम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बढ़ती उम्र में या बुढ़ापे में हम जिस अपाहजपन का सामना करते हैं, लेट्स से हमारा हाफजा कमज़ोर होने लगता है, हमारी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, हमारी कानों की सुनाई बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, सुनना मुश्किल हो जाता है और चेहरे पे हमारे रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। इसी तरह हमारे बाजों में वो ताकत नहीं रहती जो कि जवानी में होती है। कमर दर्द उठते बैठते हाय हाय निकलने लगती है, घुटने चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं। ये क्यों होता है और इसको आप किस तरह अपनी उस उम्र में जिसमें कि आप जवानी में सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को बेहतर रख के आप इनसे बेहतर तौर पे बुढ़ापे में गुजारा कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे बच सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे बेहतर रख सकते हैं। मैं इसकी तफसील में जाने से पहले गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं, नर्वस सिस्टम के तीन ही बेसिकली हिस्से हैं: ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। इवन हार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हार्ट धड़कता है, पंप करता है, ब्लड पंप करता है, इंतहाई ज़रूरी है खून की गर्दिश, और हमारे अज़ा जितने हैं वो सब खून की गर्दिश से चलते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम के बेसिकली तीन हिस्से हैं, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लेट्स से हम उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ें हमारी चेंज होने लगती हैं। लेट्स से हमारे ब्लड सेल्स कम बनने लगते हैं, जवानी में पूरे बनते हैं। हमारे ब्लड सेल्स की लाइफ है 120 days ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, 30 hours ओनली ऑफ वाइट सेल्स, 21 days ऑफ किडनी सेल्स, 19 days ऑफ स्किन सेल्स। सिमिलरली हमारी हड्डियां जिन पे ढांचा हमारा खड़ा है, उनकी एब्जॉर्प्शन कम होने लगती है। ढांचा है किन चीज़ों पे मुश्तमिल? कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं, जज़ब होती हैं हमारी बॉडी में जब हम खुराक लेते हैं तो इनसे, और खर्च करते हैं इनसे। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये इनकी एब्जॉर्प्शन हमारी कम होने लगती है और हमारे अज़ा को इन मिनरल्स की चूँकि ज़रूरत होती है जिनसे हड्डियाँ बनी हैं, तो वो हमारी हड्डियों से लेने लगते हैं। अब हम तफसीलन इनका ऊपर से नीचे जायज़ा लेते हैं कि ये सब बीमारियां जो बुढ़ापे की बीमारियां आमतौर पर समझी जाती हैं, इनमें कमज़ोरी क्यों आने लगती। लेट्स से पहले हाफजे की कमज़ोरी ले लेते हैं, दिमाग से। न्यूरॉन्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बढ़ती उम्र में ऑक्सीजन कम सप्लाई होने लगती है, जिससे हाफजा और न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ने लगते। आँखों में जो हमारे लेंसेज हैं, उनको एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस होने लगती है और इसलिए नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर होने लगती है, देखने पड़ना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसी तरह हमारे सांस के अज़ा फेफड़ों से ये तक़वियत लेते हैं। हमारी फेफड़ों में तकरीबन 30 करोड़ एयर सैक्स छोटे छोटे होते हैं। ये फेफड़े दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एज यू मस्ट बी नोइंग इट। लेफ्ट वाला फेफड़ा हमारा लंग थोड़ा छोटे साइज का होता है टू अकोमोडेट द हार्ट, और राइट वाला थोड़ा बड़े साइज का मुसल्लस नमा। और इनमें 30 करोड़ एयर सैक्स छोटे छोटे होते हैं जो दिल की हर धड़कन के साथ जब हम इनहेल करते हैं तो सांस ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी हार्ट बीट में वापस आती हुई एक्सहेल हम कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब हम बढ़ती एज में जाते हैं तो उसमें हमारे जॉइंट्स जो स्पेस है उनमें स्टिफनेस आने लगती है। हर एक जॉइंट में स्पेस है। लेट्स से घुटनों में भी स्पेस है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, वो बढ़ती उम्र के साथ कम होने लगी। अब हम थोड़ा मज़ीद ज़रा डिटेल में जाते हैं और मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी रिफ्लेक्सेस हैं वो नर्वस सिस्टम का जो दिमाग के बाद मेन हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, वहाँ से रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते। लेट्स से मैं कुछ देख रहा हूँ तो ये लेंसेज जो हैं ये उसको रिफ्लेक्ट करेंगे दिमाग
में जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से C1C, वहाँ से न्यूरॉन्स इनको दिमाग में शिफ्ट करेंगे। अगर मैं टच की महसूस करता हूँ कोई चीज़, तो ये हमारे C6 में जाएगा, जहाँ से कि फिर स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स के ज़रिए दिमाग को ये जाएगा, महसूस करेगा। इसी तरह स्मेल, इसी तरह टेस्ट, हर चीज़ जो है वो पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड से में जाती है और वहाँ से न्यूरॉन्स के ज़रिए दिमाग में जाती है, एंड वाइस वर्सा, जो दिमाग ऑर्डर्स देता है इसी तरह उनको पूरी बॉडी तक, पूरे अज़ा तक यही रिफ्लेक्सेस, यही जो हमारा सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, वही इनको सपोर्ट कर। अब जब बढ़ती उम्र में इन चीज़ों की अब्जॉर्प्शन, मिनरल्स की, जिनसे मैंने बताया कि विटामिन्स एंड मिनरल्स जिनसे हड्डियाँ बनी हैं, वही सातों चीज़ें, वो उनकी अब्जॉर्प्शन कम होने लगती है, तो उस सूरत में इवन आपका कद तक छोटा होने लगा। लेट्स से मर्द के कद में आमतौर पे 2.25 इंच की जो जवानी में कद होता है आपका, जब बुढ़ापे में जाएंगे तो वर्टेब्रास का साइज स्क्वीज होने लगता है, उनके दरमियान जो डिस्क स्पेस है वो कम होने लगती है, जिससे इवन कद भी आपका छोटा हो जाता है। इसी तरह जब इनमें फ्लक्चुएशन आने लगती है, इस कमजोरी की वजह से नर्व्स हमारी जो है, हमारी सब चीज़ों की लाइफ है, जैसे मैंने कहा ब्लड की लाइफ है, हर चीज़ की लाइफ है, लेकिन किसी चीज़ की ताहयात लाइफ है और जो बदली नहीं होती, जैसे ब्लड नए बोन मैरो, नए ब्लड सेल्स पैदा करने लगता है, लेकिन कोई चीज़ जो अगर नहीं रिप्लेस होती तो वो हमारी नर्व्स हैं। हमारी नर्व्स ताहयात हैं और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, बट वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ये 50 साल क्रॉस करते हैं, इनको एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है, यानी इनमें हार्डनेस आने लगती है, अंदर से स्क्वीज होने लगती है, उनका पैसेज कम हो जाता है, स्टिफ होने लगती है, उनकी लचक जाती रहती है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे मैंने पहले वजाहत की कि वो कमज़ोर अब्जॉर्प्शन की कमी से होने लगती हैं, और इस सब में इक्वल नहीं होती, सब में ये कमी इक्वल नहीं होती, इसमें फ़र्क होता है। वो लोग जो विटामिन्स एंड मिनरल्स अपने पूरे रखते हैं, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं, कायरोप्रैक्टर से फ्लक्चुएशन अपनी दूर कराते रहते हैं, उनमें ये कमी कम आए। तो उस सूरत में हमारी हड्डियों की कमज़ोरी और नर्व्स के खिंचाव की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लक्चुएशन आने लगती, और जब फ्लक्चुएशन आने लगती है, एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स अगर वो प्रेस हो जाते हैं तो हमारा खून का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे सारा प्रॉब्लम, यानी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्मोन है हमारे पूरी बॉडी में जाता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है, वो निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है। ये C1 C2 से रिफ्लेक्सेस की कंट्रोल होती हैं, अगर यहाँ से दबाव आ जाता है, डिस्क बल्ज हो जाती है, डिस्क पर्ट्यूजन हो जाती है, सबलक्सेशन आ जाती है, डिस्क पर्ट्यूजन हो जाती है, या हर्निएशन कुछ सूरतों में हो जाती है, तो एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स के प्रेस होने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाने लगेगा और हम उससे बेखबर रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कमज़ोर, हाफसा भी कमज़ोर होने लगता है, आंखें भी कमज़ोर होने लगती हैं, चेहरे पे भी छाइयाँ पड़ने लगती हैं और प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। इसी तरह अगर ये C5 और C6 के दरमियान अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हमारा गले के ग्लैंड्स भी ख़राब होने लगती हैं, जैसा कि आज चार्ट पे आप देख रहे हैं। C6 से बाजुओं में फ़ौरन फ्लक्चुएशन आने की वजह से उसमें वीकनेस आने लगती है, और जब ये वीकनेस आने लगती है तो उस सूरत में हम पूरा काम भी नहीं कर सकते। और आप कुछ जानते होंगे कि कुछ लोगों को तो कॉलर लग जाता है C6 से, जब वो अपनी गर्दन को भी सहारा देने के काबिल नहीं रहते, इतना ब्लड भी नहीं उसमें आता, और फ्रोजन शोल्डर की तरफ भी कुछ सूरतों में जाने लगता। यही अगर C6-7 से हो तो थायराइड ग्लैंड्स भी C7 से अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। और अगर ये T1 T2 से रिफ्लेक्सेस जो हैं फेफड़ों की, लंग्स की हमारे मुतासर होने लगे, तो उस सूरत में लंग्स जो है वो वैसे ही बढ़ती उम्र में धूप, धूल, धुएं, बलगम से मुतासर होते हैं, और जब ये रिफ्लेक्सेस में मुतासर होने लगेगी तो सांस में खिंचाव होने लगा है, अस्थमा का प्रॉब्लम होने लगता है। और इसी तरह अगर ये L3 में प्रॉब्लम आ गया तो हमारे जो नर्व वहाँ से शियाटिक नर्व्स 5 लोअर लंबर एरिया से 5 नर्व्स S1 से लेके S5 तक ओरिजिनेट होती हैं, जो पाँव के नीचे तक जाती हैं। तो इनमें जब खिंचाव आएगा, इनमें कम ब्लड जाएगा, इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा,
ان میں کھنچاؤ بڑھ جائے گا تو اس صورت میں یہ ساری انفلیمیشن کا شکار ہونے لگیں گی. اور اگر L3 میں انفلیمیشن آتی ہے تو آپ کا جو ناف کے نیچے کا علاقہ ہے وہ متاثر ہونے لگے گا, آپ کے ایون گھٹنے متاثر ہونے لگیں گے. اور اگر L4-5 میں آتی ہیں تو ٹانگیں اور کمر اور پھر وہ اٹھنے بیٹھنے میں نہ آپ کا فلیکچویشن جو اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ نہ آپ جھک پائیں گے پوری طرح اور نہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہائے تو پھر ہونی ہے. تو میں گزارش آپ سے اس پروگرام میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان وٹامنز منرلز کو ریگولرلی چیک کراتے رہیے, اور اس میں اگر فلکچویشن آ جاتی ہے تو کائروپریکٹر سے اسی طرح ایڈجسٹمنٹ کرائیں جیسا کہ آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کراتے ہیں. آپ کی گاڑی بھی تو چل رہی ہے نا, بھاگ رہی ہے سارا دن, جسم میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے. باہر کے ممالک میں ریگولرلی ان کا لائف سپین ہم سے کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیوں جاپان میں 87 تک پہنچ گیا اور ہمارا 67 پہ ابھی تک لائف سپین, ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ دا ٹائم آف برتھ. 20 سال کا فرق, بہت زیادہ فرق ہے. اور یہ ہماری سستی ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اپنی طرف سے کیئرلیس رہتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہے. ہم اپنی طرف پوری اگر کیئر کریں تو اس لائف سپین کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. آپ اگر وٹامنز منرلز پورے لیں, آپ اگر کائروپریکٹر سے ریگولر ایڈجسٹمنٹ کراتے رہیں, باہر کے ممالک میں جیسے جایا جاتا ہے, آپ وٹامنز منرلز کی ریگولر میڈیکل چیک اپ کراتے رہیں, لیب سے اپنا چیک اپ کراتے رہیں, اور آپ اگر ایکسرسائز اپنی پوری کرتے رہیں, پھیپھڑوں کو سانس دیتے رہیں, آکسیجن دیتے رہیں, پارک میں جا کے دیتے رہیں, بھاگ دوڑ ایکسرسائز کرتے رہیں, اپنی نیند پوری کرتے رہیں. یعنی ہمارے جو سیلز ہیں وہ رات کے وقت ریپیئر ہوتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں, نیند میں جاتے ہیں, تو جن کے دن میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے, جو سیلز کو ڈیمیج ہوتا ہے, اس کی جو ریپیئر ہے جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو اس وقت ہوتی ہے. آپ کا ہارٹ جو ہے وہ 1,03,680 دفعہ جو 24 گھنٹے میں دھڑکتا ہے, اس کی بیٹری کب چارج ہوتی ہے؟ جب آپ نیند میں جاتی ہیں. تو اٹ از ویری اسینشیل کہ 7 to 9 hours یو مسٹ ہیو دا سلیپ. اور اسی طرح آپ جب اپنے پوری باڈی کو دیکھ بھال کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو یہ بڑھاپے میں جو اپاہج پن کا سہارا لینا پڑتا ہے, اونچا سننا پڑتا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہائے ہونے لگتی ہے, نظر کچھ نہیں آتا, کانوں سے سنائی نہیں دیتا, آپ اس سے بچ سکیں گے. اور اگر اس سے فلکچویشن آئی جائے تو ہم کائروپریکٹر اس کا علاج بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کے کرتے ہیں, اور فل فار افیکٹ ہوتا ہے. ڈپینڈ کرے گا آپ کتنا ڈیمیج کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. اگر زیادہ ڈیمیج نہیں ہے تو ایک آدھ سیشن کافی ہوگا, اور اگر بہت زیادہ ڈیمیج ہے تو ایون دین اٹ از کیوریبل. تو آئیے کائروپریکٹر طریقہ کار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایڈجسٹمنٹس کیسے کی جاتی ہیں. ان پوری باڈی میں جو فلکچویشن آ جاتی ہیں, جو سبلکسیشن آ جاتی ہے, جو ڈسک پروٹروژن آ جاتی ہے, جو ڈسک بلج آ جاتی ہے, اس کا کیسے علاج کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو, اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ حافظ. بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجیے گا, بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجیے گا. آپ ذرا میری طرف کروٹ لے لیجئے گا, آپ کے رائٹ ٹانگ میں ہے نا, تو اس طرف کروٹ لے لیں. سر نیچے رکھ لیجئے گا, گہرا سانس لیجئے گا, ذرا گہرا سانس لیجئے گا, گہرا سانس لیجئے گا, نکالیے گا, ذرا گہرا سانس لیجئے, نکالیے, ذرا نکالیے. اب دوسری طرف منہ کر لیجئے گا, ڈھیلا چھوڑ دیجیے جی جسم, ڈھیلا چھوڑ دیجیے, گہرا سانس لیجئے, گہرا سانس لیجئے, نکالیے. چلے اب سیدھا ہو جائیے ذرا. ڈھیلا چھوڑ دیجیے گا. اب ذرا الٹا ہو جائیے.
है।